बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सोशल साइंस का MBBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। ये स्पेशली 16 फरवरी एग्जाम के लिए है। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में और इसका एग्जाम है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 16 फरवरी को, तो ये 80 ऑब्जर्व प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास जो ना दोस्तों काफी धमाकेदार होने वाली है। प्लीज दोस्तों क्लास को जो ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर पढ़ लेते, याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि सामाजिक विज्ञान में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों 16 फरवरी के एग्जाम के दिन 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को हम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप हाई कीजिएगा व्हाट्सएप में ना, तो हम जो है ना दोस्तों उसमें ऑटोमेटिकली आपको मैसेज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्लिक करके जो है ना दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं इटली तथा जर्मनी जो है ना वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसको जो ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बुर्बो वंश, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेजिनी का संबंध है किस संगठन से था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी संबंध किससे थी, कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर देगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा कार्ल मार्क्स ने ना जो दोस्तों ये जो एंजल्स है मतलब एंजल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जार्ल निकोलस की द्वितीय प्रश्न एक रहा है कि जार्ल निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन देश की राजकुमारी थी। इसको आप जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो ये साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो फ्रेंड इनके लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, यानी कि ये दोनों है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों रूस का पहला समाजवादी कौन था, प्लेखनेव था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि रासपुतीन कौन था। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों रासपुतीन कौन था। तो ये भ्रष्ट पादरी था, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी ना, कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों हम आपको बार बार पढ़ा चुके हैं। तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो कार्ल मार्क्स ने की थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा स्तर क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये आर्थिक विकास का तीसरा स्तर क्या है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, और दोस्तों ये जो दूसरा क्षेत्र होते हैं, दूसरा क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपका कृषि क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए बीमारू राज्य कौन है। तो आपको पता होना चाहिए बी से क्या होते हैं, बिहार होते हैं, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा, ये सभी बीमारू राज्य। लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी सेवा कहने का अर्थ है कौन सी सेवा प्राइवेट है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो मूल सेवा होते हैं क्या होते हैं, प्राइवेट सेवा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए बिहार जो है ना दोस्तों ये कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, विद्युत होते हैं, यानी कि ये सभी कोयला के मुख्य स्रोत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। और दोस्तों इसमें एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कोयला जो है ना, कोयला अनवीकरणीय संसाधन, कौन सा संसाधन मतलब संसाधन है, कोयला अनवीकरणीय। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड देखिएगा भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक 19 प्रश्न का आंसर फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्लास को जो है ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, किस है मतलब किस शहर को कहा गया। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा भारत का वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई शहर को कहा गया है। किस शहर को कहा गया है, मुंबई शहर को। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है ना किसके द्वारा होता है, तो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा होता है। ठीक है,
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो ना बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से जो ना दोस्तों सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड ये भी जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बताइए यहाँ पे रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। रूस का जार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिएगा कलपक्कम या फिर आपका नरोड़ा में या फिर राणा प्रताप सागर में या फिर तारापुर में। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय कहने का अर्थ है जो कभी ना कभी समाप्त होगी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कोयला जो है ना इसका भंडारण सीमित है, यह आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, इसलिए यह एक जो है ना दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विद्युत जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ना दोस्तों सौर ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सोलर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का क्या है दोस्तों गैर पारंपरिक स्रोत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण किया गया था, नहीं कि कब किया गया था। तो देखिएगा दोस्तों 20 वर्ष पहले जो है ना गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड ये मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रांड ट्रक, देखिएगा कि ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है ना दोस्तों क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है। तो 1860 से माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो हाजीपुर में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहेगी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रश्न एक रहेगी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना दोस्तों कौन सी संस्था है, भूमि विकास बैंक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्राकृतिक आपदा जो है नहीं है, कौन आतंकवाद मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप जो है दोस्तों ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए जाना। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मानव जनित आपदा कौन है, देखिएगा सांप्रदायिक दंगे हो गया, आतंकवाद हो गया और यहाँ पे महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है, क्योंकि ये मानव के
यहाँ पे कारण घटित आपदा होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड आपको बार बार बताते हैं, सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना दोस्तों, क्या चीज है वही आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, सुनामी का जो प्रमुख और मेन कारण है समुद्र में भूकंप का आना। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक रहा है कि भू संकलन है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा ये भू संकलन एक प्रकार का क्या है वही आपको बताना है। तो ये भू संकलन क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा होते हैं, मानवीय आपदा होते हैं और यहाँ पे सामान्य आपदा, क्या ये सभी होते हैं भू संकलन। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों भू संकलन क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मानव जनित आपदा कौन नहीं है, सुनामी नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। फटाफट से बताओ दोस्तों, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितना है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, 543 सीटें हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा इस समवर्ती सूची में किस किस को रखा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिएगा कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो 73वां संशोधन के द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो पंचायती समिति होती है ना, ये पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो ना पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड ये बिहार क्या है दोस्तों, कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बच्चा को पता होगा कि बिहार में कितने जिले, तो 38 जिले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, ककोलत जलप्रपात जो है दोस्तों ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा जिले में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको आप कहेंगे, वायरल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देखिएगा बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहा है शायद मेरे ख्याल से, हाँ देखिएगा यहाँ पे दो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 45वां प्रश्न क्या कराएगी, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। दोस्तों नेपाल देश की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखिएगा क्या कराता है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो देखिएगा दोस्तों ये सोन नदी की उत्पत्ति जो है ना अमरकंटक से हुई है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये पटना नगर जो है ना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। फटाफट से बताओ दोस्तों, ये झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, ठीक है। तो फ्रेंड ये बोध गया में जो ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी जो है ना
बिहार में पाई जाती है प्राय, क्योंकि ये इसको जो है दोस्तों उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों क्लास को आप जो है बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यानपूर्वक करते हुए जाना दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ते जाना है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को जो है दोस्तों बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या, मतलब निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो फ्रेंड ये निजीकरण जो है दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, या फिर वैश्वीकरण, या फिर राष्ट्रीयकरण, या फिर उदारीकरण। तो इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना, तो फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं ना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं MBBI क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए क्लास को जो है ना दोस्तों बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे छूट रहा था, तो प्रश्न एक रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, WTO कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वही आपको बताना है, तो जेनेवा में है। कहाँ पे, जेनेवा में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मतलब निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति, मतलब नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो ये प्रश्न सिंपल है। तो यहाँ पे निजीकरण हम बता रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे सरासर गलत है। ये जो ना दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग है, वैश्वीकरण भी है और उदारीकरण भी है, लेकिन ये राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों ये नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों सोने के आभूषण। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना रुपया लगता है, वही आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क जो है इनमें से कोई भी रुपया नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 15 मार्च को जो है दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए इसका आंसर क्या लगता है। ठीक है, तो स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है दोस्तों किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है, तो हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1986 ईस्वी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो हॉलमार्क से की जाती है। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, इसका उपयोग जो ना एक मार्ग के लिए किया जाता है। ठीक है, एक मार्ग के लिए किया जाता है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्ग। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों जल की अधिकता है। क्या है, जल की अधिकता। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों उत्तरी बिहार जो है ना ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये कोसी नदी को जो ना दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न एक रहा है कि सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये धीरे धीरे सूखा यानी कि सुखाड़ आती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, तो धीरे धीरे आती है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे सूखे के लिए जिम्मेवार जो कारक है ना, वर्षा की कमी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है। दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। तो सूखे से बचाव का जो मुख्य तरीका होता है दोस्तों क्या होता है, वर्षा जल का संग्रहण करना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक निश्चित होकर देखते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 50% सीटें आरक्षित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। दोस्तों 18 वर्ष होती है। कितना वर्ष होती है, 18 वर्ष। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 19 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ है, तो वही आपको बताना, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो विकास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो ना दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। किस प्रकार की, अप्रत्यक्ष प्रकार की। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो जनसंख्या, सरकार या फिर संप्रभुता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो फटाफट से बताइए, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी ना दोस्तों, कितनी थी, 61 थी। कितनी थी, 61। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड ये देखिएगा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, किस देश में हुआ था। तो फ्रेंड मतलब किस वर्ष हुआ था, ठीक है, वही आपको बताना है। तो 2015 में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और यहाँ पे 17वीं को भी देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ 17वीं देखिएगा दोस्तों, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था, फटाफट से बताइए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो हुआ था कब हुआ था, 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है। तो मतलब 10.86% भागीदारी है, ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सरकार का जो है ना लोकतंत्र प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो ये कथन जो है ना दोस्तों अब्राहम लिंकन का है। किसका है, अब्राहम लिंकन का। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है दोस्तों, अपने क्षेत्र से लगाव, या फिर राष्ट्रवाद, या फिर राष्ट्रीय एकता, या फिर अलगाववाद। तो अलगाववाद हो जाएगा। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या। फटाफट से बताइए दोस्तों, लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, वही आपको बताना है, ठीक है।
तो अशिक्षा है दोस्तों, इसका जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के समाजीय विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस ऑब्जर्व टाइप प्रश्न को हम यहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों 1 से 80 तक कितने प्रश्न का आपको टोटली आंसर याद था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको बता देना इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर के। ठीक है, यहाँ पे जो हम 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाए, आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं करते तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है। और यहाँ पे अब रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे 1-2 दिन छुट्टी इसलिए था क्योंकि मेरा घर में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए छुट्टी था। अब छुट्टी वगैरह नहीं रहेगा तो डेली क्लास करते रहिए आप लोग, प्रत्येक दिन क्लास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास होती है। यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, और यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे जो अभी आप क्लास की है। ये सभी क्लास को आप प्रत्येक दिन करते रहिए। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।